नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ सवाल करेंगे, कुछ गुत्थियों को समझने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है जी। और उस पर जो सर्वे आए हैं, अधिकांश सर्वे ने ये दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव जीत रही है। हालांकि कुछ सर्वे मान रहे हैं कि भाजपा उतनी ज्यादा पीछे नहीं है और कुछ खेल पलट भी सकता है। आप छत्तीसगढ़ की स्थिति को कैसे देखते हैं? मैं मोटे तौर पर इस धारणा से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आगे है और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फर्क कितना होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। पिछली बार तो कांग्रेस ने भाजपा को बहुत करारी शिकस्त दी थी, लेकिन हो सकता है इस बार उतनी करारी शिकस्त ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो स्थानीय स्तर पर कोई नेतृत्व है और न ही उसकी जो कार्यकर्ता पंक्ति है, उस कार्यकर्ता पंक्ति के अंदर कोई विशेष उत्साह देखा गया है कि वो योजनाबद्ध तरीके से कोई काम कर रही हो। और मेरा मानना है कि रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मसले में भी उन्हीं दुविधाओं की शिकार रही है, जिन दुविधाओं की शिकार उसे मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है और राजस्थान में देखा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की कहानी, जहां तक चुनावी रणनीति का सवाल है, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भिन्न नहीं है। उसी तरीके से कांग्रेस के संदर्भ में भी छत्तीसगढ़ की कहानी भिन्न नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान ने स्थानीय नेतृत्व के ऊपर पूरा विश्वास किया और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री के हाथ में उन्होंने पूरी बागडोर संभाली और आला कमान ने जो उनके भूपेश बघेल के पार्टी के अंदर प्रतिद्वंदी माने जाते थे, टी सिंहदेव, उनके साथ उनका एक समझौता कराया और उस समझौते में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरीके से दोनों में एक तरह से एकता कराई गई। अभी तक मुझे तो नहीं याद पड़ता कि पूरे चुनाव के दौरान उनकी तरफ से ऐसा कोई स्वर सुनने में आया हो जो लगे कि वहां पर छत्तीसगढ़ में कोई गुटबाजी है या कोई किसी किस्म की नाराजगी है कांग्रेस में। तो कांग्रेस एकताबद्ध होकर वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस हर जगह क्षेत्रीय नेतृत्व पर भरोसा कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी उसने क्षेत्रीय नेतृत्व पर भरोसा किया है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जो अपनी गारंटियां दे रही है वो ज्यादा दीर्घकालिक हैं, बजाय भाजपा के, जो कि कुछ हद तक कह रही है कि हम जो अन्न वितरण का कार्यक्रम है, मुफ्त अन्न वितरण का, उसको 5 सालों तक जारी रखेंगे। कांग्रेस ओपीएस का वादा कर रही है, कांग्रेस और कई इस तरीके की जो मिनिमम प्राइस होता है अनाज का, उसका वादा कर रही है। तो क्या इसका लाभ भी कांग्रेस को मिलने की ज्यादा संभावना है? देखिए, कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं वो छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के लिए विशिष्ट हैं, छत्तीसगढ़ के लिए हैं। जो मोदी ने अपनी गारंटी दी है कि वो पूरे देश में 80 करोड़ परिवारों को वो अगले 5 साल के लिए मुफ्त अनाज देंगे, जो कोविड के दौरान जो सुविधा दी गई थी उस सुविधा को फिर 5 साल के लिए बढ़ाएंगे, वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, वो तो पूरे देश के लिए है। वो तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के दी गई है सुविधा। लोकसभा चुनाव भी अभी बहुत दूर नहीं है, इसलिए पहले से ही इस तरह की सुविधाएं देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और ये सोचा होगा भाजपा ने कि इसका कुछ लाभ विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ कोई विधानसभा चुनावों में मिलेगा। दरअसल मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि लोग उनकी बात पे यकीन करते हैं। मोदी जी को इस बात में बड़ा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में और उनके हमदर्दों को भी विश्वास है कि किसी भी अन्य नेता के मुकाबले देश में अगर किसी व्यक्ति के वचन की साख है तो वो नरेंद्र मोदी है, उनके वचन की साख है। अगर कांग्रेस एक वायदा करती है और वही वायदा भाजपा करती है तो मोदी जी की बात लोग ज्यादा मानेंगे, कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे। ये मानते हुए मतलब इस स्तर से मोदी जी अपनी बात कहना शुरू करते हैं। अब देखने की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता उनकी बात कितनी मानती है, कितनी नहीं मानती है। एक जो हाल फिलहाल में 2-4-5 दिनों की का यह घटनाक्रम है कि महादेव ऐप करके जो ऑनलाइन लॉटरी घोटाला है, उसमें नाम घसीटने की कोशिश हुई भूपेश बघेल की। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ चैनलों पर भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री ने भी इसका ज़िक्र किया है।
तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो भाजपा को थोड़ा लाभ दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिनों में इस तरह के बहुत से हथकंडे अपनाती है और ये मुझे थोड़ा सा ताज्जुब लगता है कि इस तरह के हथकंडों का भाजपा को दरअसल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई खास फायदा हुआ हो, लेकिन वो इस तरह की बात जरूर करती है कि वो कोई न अचानक कोई भ्रष्टाचार का आरोप प्रकट होगा, कोई बात कही जाएगी या कोई केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हो जाएगी, कोई पुराना मुकदमा निकाल लिया जाएगा या इस तरह का कुछ ना कुछ भाजपा प्रपंच जरूर रचती है, लेकिन उसका फायदा भाजपा को नहीं होता। अगर वास्तव में महादेव ऐप वाला मामला उखाड़ना था और उसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ जोड़ना था, तो यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले करती तो उसका फायदा हो सकता था, क्योंकि इस बीच में लगातार प्रचार होता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बार बार सफाई देनी पड़ती। लेकिन अब तो वो साफ कह रहे हैं कि भाई हमने तो करीब 350-400 लोगों को महादेव ऐप के सिलसिले में गिरफ्तार किया है अपने यहाँ, हमारा तो कोई संबंध नहीं है। संबंध तो आपका है कि विदेशों से चल रहा है, आपने अभी तक इसके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? जो चीज विदेशों से चल रही है उस पर राज्य सरकार तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो वो इस तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म ये की कि एक आदमी दुबई में अचानक उसका एक वीडियो आया, कोई सोनी करके व्यक्ति है, उसने कहा कि हमने 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को दिए अभी तक। और जब आज दिन में एक टीवी चैनल पर, एबीपी चैनल पर चर्चा हो रही थी, तो वहां पे सारे पत्रकार उस व्यक्ति को देख के कह रहे थे कि इसकी हैसियत तो देखने से लग नहीं रहा कि 5,000 रुपए देने की भी हो। तो जिस व्यक्ति की हैसियत 508 करोड़ रुपए देने की होगी, वो व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री से किसी दूसरे बिचौलिए के जरिए मिलेगा, जैसे कि वो कहानी सुना रहा था लोगों को। तो ये सब बातें पूरी तरीके से अविश्वसनीय लगती हैं और जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वोटर इतना मूर्ख नहीं है कि इस प्रकार का कोई एक तिकड़म करने से वोटरों का मन बदल जाए। दूसरी बात समझने की यह है कि इस प्रकार के आरोप उस वक्त ज्यादा काम करते हैं कि अगर किसी राज्य सरकार के खिलाफ हवा चल रही हो, राज्य सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी की भावना हो, फिर ये आरोप उस नाराजगी की भावना को और बढ़ाते हैं, लोग नाराज होते हैं तो उन्हें इस तरह के आरोपों में विश्वास करने का मन करता है। इस वक्त स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ किसी भी सर्वे ने नहीं बताया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है। मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर भूपेश बघेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले, चाहे रमन सिंह हो या कोई हो, बहुत आगे हैं। हर कोई कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आरोप बिल्कुल नहीं चिपकते हैं, उनका आरोप लगाने वाली पार्टी को कोई भी लाभ नहीं होता है। यहां तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसका उल्टा हो जाता है। आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार को ईडी का नोटिस आया था, तो शरद पवार ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, उसके बाद ईडी ने उन्होंने नहीं बुलाया और शरद पवार की सीटें देखिए कितनी बढ़िया आई उस चुनाव में। क्या इस चुनाव में ऐसा भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रचार करने का तरीका रहा, कांग्रेस ने उससे ज्यादा बेहतर तरीकों को अपनाया? क्योंकि पहले हुआ कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और फिर कई दिनों तक प्रधानमंत्री की कोई रैली ही वहां नहीं हुई। तो क्या ये भी एक भाजपा की खामी दिखती है यहाँ पर भी और अन्य राज्यों में भी? देखिए, मुझे क्या लगता है कि भाजपा जिस तरह से वसुंधरा राजे को नापसंद करती थी या जिस तरीके से वो शिवराज सिंह चौहान को नापसंद करती है, मतलब भाजपा कहने का मतलब है भाजपा का आला कमान, उसी तरीके से भाजपा का आला कमान रमन सिंह को भी नापसंद करता था। अब मैं फिर वही बात कहूंगा जो कल मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कही थी। 2018 में रमन सिंह भूपेश बघेल और कांग्रेस के हाथों बुरी तरीके से पराजित हुए। यानी उनकी अभी तक की जो सरकारी उपलब्धियां थी वो सिफर में बदल गई और उनकी पराजय मध्य प्रदेश जैसी मार्जिनल नहीं थी, न राजस्थान जैसी मार्जिनल पराजय थी। भाजपा का रमन सिंह के नेतृत्व में सुपड़ा साफ हो गया था। उस वक्त केंद्रीय आला कमान को चाहिए था कि रमन सिंह को सीन से पूरी तरह हटाता, उनको बुला के कहता कि अब आप रिटायर हो जाइए, अब आप आशीर्वाद दीजिए नई पीढ़ी को, आप 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए और अब हम एक नए नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक दो बार नए नेतृत्व को कुछ आजमाया जाता और उसमें किसी एक व्यक्ति की पीठ पे आला कमान अपना हाथ रखता, मोदी जी उसे अपना आशीर्वाद देते, अमित शाह उसको प्रोत्साहित करते, जगत प्रकाश नड्डा उसकी मदद करते और धीरे धीरे 5 साल में वो नेतृत्व खड़ा हो जाता, वो विपक्ष की भूमिका निभाता। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि 5 साल तक भाजपा की तरफ से किसी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई।
आपको ध्यान होगा कि जब भूपेश बघेल रमन सिंह की सरकार के साथ विपक्ष के नेता के तौर पर संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी भूमिका से हम सब लोग परिचित थे। वो जेल भी गए, उन्होंने सड़कों पर उतर के संघर्ष किया, उनके खिलाफ साजिश भी की गई, सीडी वीडी भी बनाई गई, वो सब भी झूठ निकला। और जब कांग्रेस चुनाव जीती तो वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक पसंद साबित हुए, क्योंकि वही कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाजपा के मुकाबले। जैसी भूमिका भूपेश बघेल ने विपक्ष के नेता के तौर पर निभाई थी, वैसी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी ने नहीं निभाई। आज भाजपा के लोग भी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि पिछले 5 साल में उनका नेता कौन था वहां पर। तो भाजपा छत्तीसगढ़ में अभी से नहीं, पिछले 5 साल से एक नेतृत्वहीन पार्टी रही है। जहां तक भाजपा पे संस्थागत कब्जे का सवाल है, वहां रमन सिंह अपना आसन जमाए बैठे रहे, उन्होंने और किसी को आने नहीं दिया और आला कमान ने उनको हटाया नहीं, किसी को जगह नहीं खाली कर पाई। तो ऐसा क्यों हुआ? अब मैं सवाल में अपने आप से भी पूछता हूं, और आप भी जरा इस बात पे सोचिए, भाई ऐसा क्यों हुआ? आला कमान ने ऐसा क्यों होने दिया? एक ऐसी पार्टी आला कमान ने जिसके बारे में माना जाता है कि वो दूरंदेश है, शक्तिशाली है, सोच के चलता है, भविष्य की बहुत रणनीति कुशल है, उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे धारणा ये मुझे लगती है कि किसी को नेता बनाने की क्या जरूरत है? मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अगर हम जीत गए तो हम अपने प्यादे को बैठा देंगे किसी को, और अगर हार गए तो भी क्या फर्क पड़ता है? पिछली बार भी 2018 में भी हार गए थे, 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। अगर हम हार गए 2023 में, 2024 में लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भाजपा वाले लगातार इस ख्याल में हैं, मोदी जी और रणनीति क्या कहे, अगर हम विधानसभा का चुनाव हार भी गए तो अभी हमारा क्या बिगड़ने वाला है? हम तो 2018 में भी हार गए थे, फिर भी तो पिछले 5 साल से इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, फिर हम छत्तीसगढ़ की सारी सीटें जीत जाएंगे। तो ये है पूरा भाजपा का मूड, राजनीतिक मूड, ये पूरी भाजपा की रणनीति है। वो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि ये चुनाव हम हार भी गए तब भी हम 2024 में 2019 को दोहरा देंगे। ये जो विधानसभा के चुनाव है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, वहां पर हम केंद्रीय स्तर पर उठने वाले मुद्दों की कितनी भूमिका देख सकते हैं? जैसे कि राहुल गांधी अन्य राज्यों में भी ये मुद्दा उठाते रहे कि भाजपा के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासी नहीं कहते हैं, या फिर जाति जनगणना का मुद्दा हुआ, जिसके बारे में अमित शाह ने कल बिहार में कहा कि इसमें यादवों की और मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। तो इस तरह के मुद्दे क्या राज्य विधानसभा के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात विश्वासपूर्वक मानता हूं और इसको बार बार कहता हूं, वोटर उस पार्टी को वोट देता है, उस सरकार को दोबारा लाना चाहता है जिस सरकार ने डिलीवरी की हो। या डिलीवरी का मतलब है सुशासन, और सुशासन में ये लाभार्थी योजनाएं नहीं आती हैं। मेरी निगाह में, मेरा जो परिप्रेक्ष्य है उसमें लाभार्थी योजनाएं जो होती हैं, जिसमें रियायती दर पर लोगों को चीजें दी जाती हैं, नकदी ट्रांसफर किया जाता है, ये सब मैं सुशासन का अंग नहीं मानता हूं। सुशासन का मतलब हुआ कि लोगों को कानून व्यवस्था के मामले में राहत मिली कि नहीं मिली। सुशासन का मतलब हुआ सड़कें बनी कि नहीं बनी। सुशासन का मतलब हुआ बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची। शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है, राज्य में शांति रही कि नहीं रही, लोगों को, किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिला कि नहीं मिला, खाद पानी की व्यवस्था अच्छी हुई कि नहीं हुई। अब छत्तीसगढ़ जो है वो किसानों का राज्य है। 70% से ज्यादा, सारे देश के औसत से ज्यादा 70% से ज्यादा आबादी किसान खेती के कामों से जुड़ी हुई है। उस सवाल पर भूपेश बघेल की सरकार का कामकाज कैसा रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जो खबरें मिली हैं उससे अंदाजा लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान भूपेश बघेल की सरकार से इन तमाम मामलों में नाराज नहीं है, और उन्होंने इस सरकार को परखा है और उन्होंने, सरकार ने उनकी मदद की है। इस बीच में उनका जीवन ठीक रहा है। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम रही है। जिस राज्य में खेती फल फूल रही होगी वहां बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी बताइए? खेती तो स्वयं रोजगार देने का बहुत बड़ा साधन है, उद्योगों से भी बड़ा साधन। बड़े पैमाने पर जो मास एम्प्लॉयमेंट है वो खेती के जरिए जनरेट होता है। तो ये चीजें भूपेश बघेल के पक्ष में जाती हैं। राहुल गांधी वहां पर क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय बातें क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे क्या कह रहे हैं, इस आधार पर वो कोई चुनाव वहां पर जीतने वाले नहीं है। ये चीजें तो उनकी, चूंकि सरकार पहले से ही लोकप्रिय है, उनका चेहरा लोकप्रिय है, उनका शासन लोकप्रिय है, तो ये बातें जो हैं वो वैल्यू एडिशन करती हैं
मूल्यवर्धन करती हैं। ये बुनियादी कारण नहीं है जिनकी वजह से भूपेश बघेल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अमित शाह के इस बयान पर कि बिहार में जो जाति सर्वेक्षण किया गया उसमें मुसलमानों और यादवों की संख्या को बढ़ाकर दिखा दिया गया? देखिए, अगर ये टिप्पणी मेरे या आपके ऐसा कोई व्यक्ति करता तो कोई बात होती। तो देश का गृह मंत्री कर रहा है टिप्पणी, उन्हें तो ये बात सब प्रमाण कहनी चाहिए। अब तो काफी दिन हो गए, 2 अक्टूबर के दिन आई थी जातिगत जनगणना, 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर में वो इस बात का एक प्रमाण नहीं जुटा पाए। और तमाम जो बीजेपी के दूसरे नेता भी तो कहते हैं इस बात को, बिहार के एक सबूत उन्होंने इस बात का नहीं दिया कि क्या ऐसा फर्जीवाड़ा नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना में हुआ है। अगर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ हो तो पूरी की पूरी जातिगत जनगणना है उसको वो उसकी साख गिरा सकते हैं लोगों के सामने, और इस तरीके से सभी जगह जातिगत जनगणना के सवाल की साख गिर जाएगी उससे। लेकिन आज तक तो उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। उनके पास तो इतनी बड़ी बुद्धिजीवियों की फौज है, कुछ ना कुछ तो उस रिपोर्ट का अध्ययन कर लेते। वो रिपोर्ट तो बिहार भाजपा के नेताओं को पता होगा कि इस रिपोर्ट में क्या है, वही उनकी कुछ मदद कर देते। तो इस प्रकार का हवाई आरोप लगाना एक बात है, और एक बात को सप्रमाण ठोस रूप से कहना और अपनी बात पे जमना, खड़े होकर कहना, ये एक दूसरी बात है। आज की बातचीत के लिए एक आखिरी सवाल राहुल गांधी से संबंधित है। चुनाव प्रचार चल रहे हैं, इस बीच में वो 3 दिन के लिए केदारनाथ की यात्रा पर गए। वहां से कुछ तस्वीरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि उनकी निजी यात्रा है। तो क्या इस निजी यात्रा के पीछे भी कुछ चुनावी मंशा दिखती है या राजनीति पर इसका कुछ प्रभाव पड़ देखिए, सकता है? भारत में हर चीज राजनीति के जरिए संसाधित होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेताओं का व्यक्तिगत जीवन भी राजनीति के जरिए संसाधित होता है। अब आज अशोक गहलोत जब सरदारपुरा से अपना पर्चा भरने के लिए गए तो वो अपनी बहन के पास गए, उनकी बूढ़ी बहन ने उनको मिठाई खिलाई, तिलक किया और आशीर्वाद दिया। और तो वो ये इसकी भी बाकायदा मीडिया ने पूरी खबर ली और उनको टीवी पे दिखाया गया। जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और अपना दावा किया कि हम तो 155 सीटों की तरफ 156 सीटों की तरफ जीत के बढ़ रहे हैं। तो हर चीज का एक राजनीतिक महत्व होता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है, आज का आपने भास्कर अखबार पढ़ा होगा, उसको देख के लगता है कि वो तो अयोध्या में पता नहीं क्या करने वाले हैं। बता रहे कोई विदेशी कलाकार आएंगे देश विदेश के, उस साल में 365 दिन रामलीला करते रहेंगे वहां पे। यानी उसको वो त्रेता युग में, भाजपा का दावा आया है कि वो अयोध्या को त्रेता युग में ले जा रहे हैं, कलयुग से निकाल के वो रामचंद्र जी के युग में ले जा रहे हैं, भगवान राम के युग में ले जा रहे हैं, त्रेता युग में। तो अब एक तरफ इस तरह के दावे हो रहे हैं जैसे कि एक ऐसी दुनिया बसाई जा रही है जिसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, देश विदेश से लोग आएंगे। वो जो योजना है, मतलब वो योजना ऐसी है, उसको पढ़ के सिर चक्कर खा जाता है कि पता नहीं क्या चमत्कार वहां पे होने वाला है। तो एक तरफ जब ये बातें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी कुछ उसकी काट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप इस तरह से राजनीति चल रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो राम जन्मभूमि का राम मंदिर बनाने का मसला है, भाजपा उसको इस चुनाव में भी बनाने की कोशिश कर रही है। एक काफी भाषण में भी इसका जिक्र हो रहा है, खबरें भी ऐसी आ रही हैं। हाँ, वो इसका कर रही है। जनवरी में 27 जनवरी या 22 जनवरी को वहां की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसमें निमंत्रण उनको नरेंद्र मोदी को आके दिया गया है उनके निवास स्थान पे। उन्होंने उस निमंत्रण को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अब वहां पे कई घंटे वो पूजा करेंगे। उस सब का मीडिया पे प्रसारण होगा और बिल्कुल वो भगवान राम के अवतार बन के ही निकलेंगे वहां से। भगवान राम के अवतारी प्रतिनिधि बनकर वहां से निकलेंगे और फिर सारे देश की जनता को भी संबोधित करेंगे। वहीं से राष्ट्र के नाम संदेश भी प्रसारित होगा। पता नहीं क्या क्या होगा। मैं लेकिन फिर भी ये मानता हूं नरेंद्र मोदी की 2024 में जीत हार उनकी डिलीवरी पर आधारित होगी। उन्होंने सुशासन किया है कि नहीं किया, इस बात पे आधारित होगी। ये नहीं कहा। आप देखिए, अभी मैंने कल जिक्र भी किया था, भोपाल जो मध्य प्रदेश में एबीपी के संवाददाता ने जो महिलाओं से बातचीत की थी, वो लोग साफ कह रहे थे कि भाई सरकार बदलने से हम सरकार के साथ में विकास के लिए, अपने विकास के लिए अच्छी सौदेबाजी कर पाते हैं, हमारी बात ज्यादा सुनी जाती है। सवाल ये क्या देश का मतदाता नरेंद्र मोदी से पूरी तरह संतुष्ट है? अगर संतुष्ट है तो कोई दुनिया की ताकत उनको चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती। और अगर वो संतुष्ट नहीं है
तो वो कितना भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में घंटों पूजा कर लें और कुछ भी कहें, बार बार कहें परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे ये काम करने का सौभाग्य मिला है, परमात्मा के आशीर्वाद से मैं ये आजकल इस तरह की बातें बहुत करते हैं ना, परमात्मा के आशीर्वाद से मैं ये उद्घाटन कर रहा हूँ, परमात्मा ने ही मुझे ये मौका दिया है ये काम करने का। तो अपने आप को सीधे ईश्वर से जोड़ के जनता के सामने वो पेश करते हैं। तो वो कितना कर लें, उनको चुनावी फायदा नहीं मिलेगा। और अगर उससे लोग संतुष्ट हैं तो कोई उनकी कितनी भी आलोचना कर ले, उनको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप हमारे साथ नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, यानी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।